सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप बंसल डेवोशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन मंच पर फिर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा नंबर है टेस्ट का 25 क्वेश्चंस 500 कवर करने हमको कम नहीं होंगे, चाहे ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए। टेस्ट नंबर 11 को आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से संबंधित क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। आपको खूब टाइम मिलेगा, आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और सोचिएगा कि आप को अगर आंसर टिक करना है तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम में आपको टिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 11 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। ये रहा आज का पहला सवाल। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉज गिवन बाई हुम। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए जैकब एंड मोनोड, ऑप्शन बी वॉटसन तथा क्रिक, ऑप्शन सी एच.जी. खुराना, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। सोचिए, तो बहुत परंपरागत सवाल है और आता था और आता है और डेफिनेटली आता ही रहेगा, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। तो अगर आपने कुछ पढ़ा हो इसके बारे में तो बताइए कौन कौन से ऐसे दो महान वैज्ञानिक हैं और इसके लिए उनको पता है, आपको नोबेल प्राइज भी मिला था। बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है। डीएनए की द्विकुंडल संरचना कुछ इस प्रकार से होती है इसकी, जैसे कि दो सांप लहराते रहते हैं और यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार इनके बीच में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से इसकी संरचना होती है। संरचना दी गई थी 1953 में और 1962 में इस चीज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल विजेता, नोबेल पुरस्कार मिला था केवल इसी चीज के लिए। बस आपको तो इतना बताना है कि ये दिया किसने था। बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वॉटसन एंड क्रिक। पूरा नाम अगर आपको चाहिए तो एक का नाम है जेम्स वॉटसन और दूसरा है फ्रांसिस क्रिक। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखना, द्विकुंडल, दो कुंडल चलते हैं इसमें ऐसे, सर्पिलाकार लहराते हुए, प्रतिस्तंभाकार, एंटी कॉलमनर। तो याद रखना यहाँ पर अपना आंसर क्या बनेगा कि डीएनए की द्विकुंडल संरचना। डीएनए का पूरा नाम आप सभी जानते ही हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और किसने दी थी? वॉटसन तथा क्रिक ने दी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका अगला सवाल। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड एज। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? अब बताओ साहब, अगर बॉडी का जीएनए मतलब कि डीएनए या जीन ही चेंज होने लगे, अगर उनमें चेंज होगा तो आने वाली जाति में, स्पीसीज में, आने वाली प्रजाति में क्या होगा? आने वाले जीवन में चेंज तो देखने को ही मिलेगा। बॉडी शेप में चेंज होगा, नेचर में चेंज होगा। जैसे कि पहले अपने कहते हैं ना, अपने पूर्वज बंदर हुआ करते थे, बंदरों से देखो अब अपन इंसान बन गए। तो कहाँ तो बंदरों का शरीर, कहाँ उनकी पूंछ हुआ करती थी, धीरे धीरे अपना शरीर अलग हो गया, बंदर अलग रह गए। तो ऐसा कहा जाता है कि अपनी उत्पत्ति बंदरों से हुई है, अपने पूर्वज एंशियंट्स बंदर ही है। तो वो कैसे हुआ? वो जीन में, डीएनए में चेंजेज के कारण ही तो हुआ। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो नाम आपको बताना है। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन इज कॉल्ड एज। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ब्रीडिंग, प्रजनन, ऑप्शन बी क्लोनिंग, प्रतिरूपण, ऑप्शन सी म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी फ्यूजन, संयोजन। चेंज की बात कर रहा है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, सामने लिखा हुआ है परिवर्तन हो जाना और उसको कहते हैं म्यूटेशन हो जाना। ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी दिया था ह्यूगो डिब्रीज ने ही उत्परिवर्तन का, म्यूटेशन की थ्योरी दी थी, सिद्धांत दिया था कि भाई हाँ, ऐसा भी होता है कि अगर डीएनए जीन में चेंज होने लग गया तो आने वाली जाति जो होगी, आने वाली संतान जो होगी, आने वाली जो पीढ़ी, जनरेशन होगी, उसमें चेंजेज होते हुए चले जाएंगे और हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 253 नंबर का सवाल आपके सामने है। द ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय द मेंडल इन हिज फेमस प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था, मतलब कौन सा पौधा था? क्या वो ड्रोसोफिला था, क्या वो स्नैपड्रैगन था, क्या वो गार्डन पी था मटर, या फिर वो स्वीट पी था, सुगंधित मटर? कौन सा था? अब देखो, हमको पता है कि मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक प्रयोग किए थे, 7 ईयर्स, है ना। वो अपन को पता ही है। 1856 की बात है, 56 से लेके 1863 तक 7 ईयर्स तक उन्होंने काम किया।
मटर के पौधे पर किया था ये भी पता है, लेकिन दो नाम दे दिए, गार्डन पी और स्वीट पी। तो आपको क्या बोलना है, उद्यान मटर। क्या बोलते हैं उनको अपन, उद्यान मटर। तो उन्होंने किस पर काम किया था, उद्यान मटर पर काम किया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गार्डन पी, उद्यान मटर पर काम किया था। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? चार ऑप्शंस हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल है, या ह्यूगो डिवरीज है, या चार्ल्स डार्विन है, या बामस हंट मार्गन है। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, मैंने कहा था शुरुआत की क्लासेज में, मैं कई बार बता चुका हूं कि ब्रांचेज शाखाओं के नाम, फादर्स जनकों के नाम, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप जानते ही अच्छे से किस क्वेश्चन का सही जवाब बिल्कुल होगा, करेक्ट ए ऑप्शन होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता विज्ञान, आनुवांशिकी विज्ञान के जनक, फादर के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 255, 255 नंबर का सवाल। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमोंग द ऑर्गेनिज्म इज, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? जानवर अलग हैं, इंसान अलग हैं, इंसानों का नेचर अलग है, तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अडेप्टेशन अनुकूलन के कारण, ऑप्शन बी कॉपरेशन सहभागिता के कारण, ऑप्शन सी म्यूटेशन उत्परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी पॉलीप्लॉइडी बहुगुणसूत्रता के कारण होता है। क्या इसका क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि भाई जीवों में विविधता, कहते हैं ना कि जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, न जाने कितनी प्रजातियां अपने अर्थ पर निवास करती हैं। कुछ प्रजातियां तो अपन पढ़ते ही हैं, जैसे रेप्टाइल वाली हो गई, वर्टेब्राई वाली हो गई, जितने भी ये जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम जो पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ते हैं। क्या है ऐसा रीजन कि सबका शरीर, सबका नेचर, सबका कुछ अलग अलग है, डीएनए सबका अलग अलग है, जीन सबके अलग अलग हैं, और वही प्रोसेस तो अभी अभी हमने बताया था, कॉल्ड इज व्हाट, ऑप्शन सी म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण भी क्या रहेगा, म्यूटेशन रहेगा, उत्परिवर्तन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 256, 256 नंबर का सवाल। जेनेटिक्स डील्स विद, आनुवांशिकता से संबंधित सवाल चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास को, ऑप्शन सी डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना को, ऑप्शन डी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, आनुवांशिकता और विचरण, वेरिएशंस या चेंजेज को बताता है कि भाई किस शाखा के अंदर, और शाखा कौन सी दे रखी है, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, हिंदी में कहते हैं जेनेटिक्स को क्या, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का मतलब क्या होता है ये कहना चाह रहा है, आनुवांशिकी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जो विविधता आ रही थी म्यूटेशन के कारण, या जो हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब आप क्या समझते हो कि माता पिता से संतान में, फिर वो संतान बड़ी होकर माता पिता बनेंगी तो उनसे संतान में, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो सिम्टम्स, जो लक्षण, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द हेरिडिटी, आनुवांशिकता। और उनका अध्ययन, उनकी स्टडी, साइंस की जिस शाखा में, ब्रांच में डील करते हैं, पढ़ते हैं, वही ब्रांच कहलाती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी। तो हेरिडिटी तो हो गया ट्रांसफरेशन ऑफ सिम्टम्स, और जेनेटिक्स का मतलब उनके बारे में स्टडी करना। तो जेनेटिक्स कौन सी ब्रांच है जो डील करती है, हेरिडिटी और विचरण को, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 257 नंबर का सवाल आपके सामने है 257। मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, मेंडल ने जो आनुवांशिकता का सिद्धांत दिए, जो नियम प्रतिपादित किए, चाहे वो डोमिनेंस का नियम हो प्रभाविता का, चाहे वो प्योरिटी का हो युग्मकों की शुद्धता का, चाहे वो एजॉर्टमेंट का हो स्वतंत्र अभियोन का, वो उनका बेस सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, ऑप्शन बी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा? तो उन्होंने मटर के पौधों पर जो किया था, फ्लावर पे जो किया था, वो कौन सा जनन था, रिप्रोडक्शन कौन सा था? वो वेजिटेटिव था, सेक्सुअल था, या एसेक्सुअल था, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा?
तो याद रखना वो मटर के पौधा था। कौन सा पौधा था? प्लांट ऑफ गार्डन पी जो होता है मटर का पौधा, उद्यान मटर का पौधा। और पौधे में क्या था? फूल था, फ्लावर था। फ्लावर पे किए थे उन्होंने, फ्लावर पे किए थे उन्होंने। और याद रखना फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपने पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, स्वयं परागण, पर परागण। जो फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है? एक मेल पार्ट होता है एंथर और एक फीमेल पार्ट होता है अंदर वाला यूट्रस जो होता है। तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो यूट्रस में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखना फ्लावर में क्या होता है? मेल पार्ट भी वही और फीमेल पार्ट भी वही। तो जैसे अपन तो क्या है? यूनिसेक्सुअल होते हैं कि भाई अपने केस में तो मेल की बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी अलग। फ्लावर में क्या होते हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट्स मतलब प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही फ्लावर पे मेल पार्ट भी और जीमेल गिमेटी भी, जीमेल पार्ट मतलब कि फीमेल पार्ट भी, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, दोनों एक ही बॉडी में, तो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं। तो याद रखना जो मेंडल ने प्रिंसिपल क्रिएट किया था इनहेरिटेंस का वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन पर किया था, एसेक्सुअल पर नहीं किया या कोई वेजिटेटिव पे नहीं किया। एसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? जहां पर सेक्स जैसी संभावना नहीं होती, जहां पर मेल फीमेल गीमेटी अलग अलग नहीं होते, युग्मक अलग अलग नहीं होते। जहां सेक्सुअल की बात आती है तो मटर के पौधे की बात करें तो फ्लावर पे जो किया गया था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लैंगिक जनन था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 258 258 नंबर का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशंस बिकॉज ऑफ। ये बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा सा लॉजिकल और सोच पर आधारित सवाल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशंस बिकॉज ऑफ। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आनुवांशिक विचरण का मतलब भिन्नता, आनुवांशिक विचरण या फिर आप इसको भिन्नता भी बोल सकते हैं, भिन्नताएं या विभिन्नताएं। आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे होगा? ऑप्शन ए, ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, जीन जुड़ जाते हैं, सम्मिश्रण हो जाता है, इसके कारण वेरिएशन आएगा। ऑप्शन बी, क्रोमोसोम चेंजेज, क्रोमोसोम में बदलाव आ जाता है। ऑप्शन सी, क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र से है। ऑप्शन सी, शफलिंग ऑफ जीन्स, जीन के मिश्रण से सफल हो जाते हैं, इसके कारण। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? क्या जीन की ब्लेंडिंग होगी, सम्मिश्रण, या जीन की शफलिंग होगी, मिश्रण, या क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाता है, परिवर्तन, या फिर कौन सा, या फिर सारे ही क्रिएट कर देते हैं किसको? हेरिडिटी एंड वेरिएशंस को। कहने का मतलब जाति जो ट्रांसफर होती है, मतलब जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं माता पिता से बच्चे में और फिर आगे ऑफस्प्रिंग में और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो जाते हैं पीढ़ी में, तो ये चेंजेज हमने पढ़ा था कि उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहलाता है। लेकिन वो किस किस के कारण से म्यूटेशन हो सकता है ये पूछ रहा है। तो क्या तीनों में से कोई एक या उपयुक्त सभी? तो सिंपल सी बात है, जीन में ब्लेंडिंग भी हो सकती है, जीन में शफलिंग भी हो सकती है, क्रोमोसोम में चेंज भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि तीनों में कोई एक भी हो सकता है या तीनों ही कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि तीनों ही बातें सत्य हैं। किसके लिए? हेरिडिटी, जेनेटिकली एंड वेरिएशंस, आनुवांशिकता, विभिन्नताएं और विचरण के लिए ये सारे ही जवाब बिल्कुल सही माने जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं 259 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य में कौन सा अंग वेस्टिजियल है, अवशेषी है? अवशेषी वो अंग होते हैं जिनका शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता, बस वो पड़े ही रहते हैं। तो कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉक्सेस, ऑप्शन बी हेयर बाल, ऑप्शन सी आईब्रोज नेत्रभौं, ऑप्शन डी कॉडल टेल उंडुक पुच्छ, पुच्छ कौन सा होगा बताओ? अवशेषी अंग कौन सा होगा? ज्यादातर जो अपन याद रखते हैं ना वो अपेंडिक्स को याद रखते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स किससे जुड़ी होती है? वो जुड़ी होती है अपनी बड़ी आंत से, बड़ी आंत से जुड़ी रहती है, बड़ी आंत से जुड़ी रहती है अपेंडिक्स। लेकिन यहां पर अपेंडिक्स जैसा नाम तो कुछ लिखा ही नहीं, लेकिन देखो क्या लिख रहा है, पुच्छ, पुच्छा, कॉडल टेल की बात कर रहा है, कॉडल टेल। देखो कॉक्सिस क्या होती है? जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम भाग होता है ना,
वो कहलाता है कॉक्सिस। और लास्ट में जहां से अपने किसी जमाने में बंदरों की पूंछ निकला करती थी वो कह रहा है कॉडल टेल, उंडुक पुच्छ की बात कर रहा है। तो वो जो पूंछ जहां से शुरू हुआ करती थी ना, अब पूंछ तो अपनी निकलती नहीं है, लेकिन जहां से स्टार्टिंग पॉइंट था वो आज भी अपनी बॉडी में वहीं पड़ी हुई है, जिसका शरीर में किसी प्रकार का कोई काम नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? उंडुक पूंछ याद रखा करो, पूंछ टेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कॉडल टेल, या फिर याद रखना ऑप्शन में कहीं लिखा होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी क्या है? अपने शरीर का वो भाग होता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता। अगर इसकी लंबाई में इसकी कोशिकाओं में विभाजन हो जाए और ये ग्रोथ कर जाए तो फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज्यादा वो दर्द करता है। तो ये था आपका वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 260 नंबर का सवाल। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए में नहीं पाया जाता। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फिर से बता दूं, ग्वानिन, एडेनिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? डीएनए की बात कर रहा है। देखो ये जो बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार की। किसकी बात कर रहा है ये? डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार की बात कर रहा है। अब देखो नाइट्रोजनी जो एल्कलाइन होता है, बेस जो होता है बॉडी में अपने डीएनए में, वो टू टाइप्स का होता है। एक होता है प्यूरिन और एक अपना मिलता है पिरिमिडिन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। एक होता है प्यूरिन और एक क्या होता है? अपना पिरिमिडिन। अब प्यूरिन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। एडेनिन को ए में लिखते हैं, ग्वानिन को जी में लिखते हैं। और पिरिमिडिन में फिर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। थायमिन और साइटोसिन। साइटोसिन को कहते हैं सी और थायमिन को कहते हैं टी। और जुड़ते कैसे हैं? ए डबल बॉन्ड टी, ए द्विबंध के द्वारा जुड़ता है टी से, और जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध के माध्यम से। ये दोनों ही बॉन्ड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बंध होते हैं। लेकिन सवाल तो ये नहीं था, सवाल ये है कि डीएनए में नहीं पाया जाता। अब देखो ग्वानिन मैंने लिख दिया ग्वानिन, तो ग्वानिन तो इसका मतलब क्या हो गया? पाया जाता है, तो ये तो गलत आंसर होगा नहीं। एडेनिन, एडेनिन भी मैंने लिख दिया, इसका मतलब एडेनिन पाया जाता है, ये भी गलत आंसर नहीं होगा। यूरेसिल मैंने लिखा क्या कहीं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल मैंने कहीं नहीं लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरेसिल के डीएनए में यूरेसिल नाम की चीज, यूरेसिल नाम की नाइट्रोजन क्षार नहीं मिलती। तो कहां मिलती है? आरएनए में। आरएनए क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना यूरेसिल आरएनए में मिलता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या मिलता है? यूरेसिल मिलता है, यूरेसिल मिलता है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं कि आरएनए की बात करेंगे ना तब भी सेम चलेगा, तब भी सेम चलेगा। आरएनए में भी एडेनिन होता है, आरएनए में भी ग्वानिन होता है, आरएनए में भी साइटोसिन होता है, लेकिन थायमिन नहीं होता। तो फिर थायमिन के स्थान पर जो बनता है नाइट्रोजनी बेस, वो कौन बनेगा? यूरेसिल। तो याद रखना आरएनए में यूरेसिल मिलता है थायमिन के स्थान पर, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, वहां थायमिन होता है। तो वो ये पूछ रहा है डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनी क्षार नहीं मिलता, उसकी जगह यह थायमिन होता है, और थायमिन की जगह यूरेसिल किस में मिलता है? आरएनए में मिलता है। बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा आपका 261 नंबर का सवाल आपके सामने है, पढ़िए। द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल वॉल, कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही जवाब होगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आपके सामने है क्वेश्चन कि पावर हाउस सेल का किसे कहा जाता है। देखिए जितने भी आंसर बनते हैं ना, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली घर, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का विद्युत ग्रह, वो सिनोनिम समानार्थी शब्द तो है ये। विद्युत ग्रह इंग्लिश में क्या लिख देते हैं? पावर हाउस। श्वसन केंद्र,
हम जानते हैं यार, ये सब तो हमको पता है, ऑब्वियस सी बात है। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया? नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी बनेगा। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। देखो, कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं पता है? होमगार्ड, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच, या इसको होमगार्ड के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम को क्या कहते हैं पता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम में प्रोटीन बनती है। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना, या फिर इसको कहते हैं कोशिका का इंजन। किसको? लिख लो, जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रोटीन की फैक्ट्री या कारखाना, इंडस्ट्री, और इंजन ऑफ सेल, कोशिका का इंजन। छुक छुक गाड़ी, रेलवे का जो इंजन होता है, इंजन कौन चलाता है? मतलब रेल को कौन चलाता है? ट्रेन को, इंजन। ऐसी कोशिका के लिए कौन देगा न्यूट्रिशन? ये राइबोसोम, यहीं से तो बनेगा, प्रोटीन तो बनेगा यहीं से, तो इसको कोशिका का इंजन भी कहते हैं। और न्यूक्लियस केंद्र को क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोलेशन सेंटर ऑफ द सेल कौन है? न्यूक्लियस है। और आप जानते ही हैं, सुसाइड जो बैग है, आत्महत्या की थैली, वो लाइसोसोम को कहते हैं। ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन डी है भैया। क्यों? क्योंकि पावर हाउस, ये पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं है, तो सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल इन 1665 वॉज। 1665 में जिस जीव विज्ञानी ने कोशिका के वैज्ञानिक कार्य की खोज की थी, कोशिका की खोज किसने करी, वो पूछ रहा है। 1665 में कोशिका की खोज की गई थी, किसके द्वारा? और बहुत ही फेमस नाम है। कोशिका जो विज्ञान है, उनके जनक कौन है, उनकी बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लेकिन याद रखना, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो डेड सेल थी, मृत सेल थी, मरी हुई कोशिका थी। अगर पूछे कि जीवित कोशिका की खोज का श्रेय, अगर पूछे जीवित कोशिका, लाइफ सेल की खोज, डिस्कवरी किसने करी, तो आंख बंद करके टिक कर देना, किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने करी थी। किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। तो रॉबर्ट हुक को श्रेय जरूर दिया जाता है, बिल्कुल है, इसमें कोई वो नहीं है, रॉबर्ट हुक को ही श्रेय दिया जाता है इस चीज का कि, लेकिन वो जो खोजी गई थी वो मृत थी। जीवित कोशिका, लाइफ सेल किसने खोजी थी? ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1665 की बात कर रहा है, तो अपना सही जवाब बनता है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट 263 नंबर का सवाल। इन विच ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं, लिम्फोसाइट्स बनती हैं? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है भाई। चार ऑप्शन है क्या? यकृत लिवर में बनेगी, लॉन्ग बोन दीर्घ अस्थि में बनेगी, पेनक्रियाज में बनेगी, या स्प्लीन में बनेगी। हड्डी में थोड़ा बनती है, या तो बोन मैरो अस्थि मज्जा में बनती है, तो अस्थि मज्जा तो ऑप्शन है ही नहीं है। अग्नाशय पेनक्रियाज का दूर दूर तक कोई लेने देना है नहीं है। अब बच्चा यकृत और तिल्ली, तिल्ली स्प्लीन, या इसे कहते हैं क्या? प्लीहा। तो कहाँ बनता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। या तो बनेगा स्प्लीन तिल्ली में, प्लीहा में, और कहां बनता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में। तो ये फिर लसिका जो ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर भी बनती है, जो लिम्फोग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर भी बनती है। तो लसिका ग्रंथियों में बनती है ये लिम्फोसाइट्स। थाइमस ग्रंथि भी बनाती है, थाइमस ग्रंथि होती है ना नियर द हार्ट, हृदय के पास, वो भी बनाती है। और स्प्लीन प्लीहा भी बना सकता है, और अस्थि मज्जा बोन मैरो में तो बनती है। लेकिन चारों में से एक ही जवाब यहां दे रखा है क्या? तो करेक्ट आंसर बन जाएगा स्प्लीन तिल्ली प्लीहा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल 264। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि है? चार ऑप्शंस आपके पास हैं। फोर्स बल, बी प्रेशर दाब, ऑप्शन सी वेलोसिटी वेग, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन त्वरण। कौन सी एक अदिश राशि है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। और ये शायद मैं आपको पहले भी एक किसी टेस्ट नंबर में मैं बता चुका था, मैंने काफी एग्जांपल्स लिखे थे स्केलर क्वांटिटी के, तो वहां पर एक राशि इन चारों में से भी लिखी थी। तो याद रखना, बल जो है वेक्टर है,
वेग जो है वेलोसिटी वेक्टर है, त्वरण एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, और दाब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये याद रखना। बल, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको और दे दूं, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। F इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाई ए, और इसका जो यूनिट होती है वो यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जिसे एक नाम और दिया जाता है क्या, न्यूटन। क्या कहते हैं उसको हम, न्यूटन। तो ये तो थी बल की बात। दाब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, ये कहलाता है अपना दाब। दाब एक अदिश राशि होती है, और इसका मात्रक क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया की बात करें तो क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जिसको एक नाम और दिया जाता है क्या, पास्कल। दाब किस में नापते हैं, पास्कल में तो नापते हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल नाम दिया जाता है। वेग आप जानते ही हो, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग क्या होगा कि भाई कितने समय में कितना विस्थापन तय हो गया, कितनी दूरी तय हो गई, और मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। और त्वरण क्या है, वेग बटा समय, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना, यूनिट्स का बहुत खेल है एग्जाम में, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं यूनिट्स और ये क्वांटिटीज जो होती हैं, राशियां वगैरह। तो ये चीज का आप खास ख्याल रखना। फोर्स हो गया बल, प्रेशर हो गया दाब, वेलोसिटी वेग, मैं लिख देता हूं दोबारा अगर आप चाहते हो तो। और वेग की बात अगर अपन करें तो वेग क्या होता है अपना, विस्थापन कितना हुआ और समय कितना लगा, तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेग की। और त्वरण क्या होता है, त्वरण एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, v अपॉन टी। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड तो थी वेग की, वेलोसिटी की, एक टाइम का और डिवाइड हो रहा है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चारों के फॉर्मूले, चारों की यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेलरेशन त्वरण किस में आता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। वेग वेलोसिटी किस में आती है, मीटर पर सेकंड में आती है। दाब किस में आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में आता है। और फोर्स किस में आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर उसको क्या बोल देते हैं, न्यूटन। और दाब, प्रेशर को छोड़कर बाकी जो तीनों यूनिट्स लिखी हुई हैं, मतलब तीनों क्वांटिटीज, राशियां लिखी हुई हैं, वो क्या हैं, सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 265 नंबर का सवाल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। निम्न में से कौन सी एक ऐसी राशि लिखी हुई है जिसका कोई मात्रक, कोई अता पता होता ही नहीं है। चार राशियां कौन कौन है, स्ट्रेस जिसे प्रतिबल कहते हैं, बी क्या है, फोर्स जिसे बल कहते हैं, स्ट्रेन क्या है, विकृति, और डी क्या है, प्रेशर, दाब। अब देखो दो की राशि तो, दो की यूनिट तो अभी अभी देखी थी, एक की आई थी न्यूटन, एक की आई थी पास्कल, तो ये तो अपना आंसर हो नहीं सकते। अब बचा क्या, प्रतिबल, और क्या बचा, विकृति। ये प्रतिबल और विकृति क्या होता है, प्रतिबल का मतलब वही है बल, प्रतिबल और दाब जो होगा वो एक ही बात है, कि किसी एरिया पर जो फोर्स लगेगा वही प्रतिबल, स्ट्रेन कहलाता है। तो ये और ये तो सेम होता है, तो इसकी भी नहीं होती है। विकृति क्या होती है, विकृति याद रखना, प्रतिबल और दाब एक ही बात है, एक ही चीज है। विकृति क्या होती है, स्ट्रेन क्या होता है, विकृति मतलब चेंज। चेंज का मतलब क्या है, मान लो पहले अपने पास में कोई लेंथ थी 5 मीटर की, कितनी लेंथ थी, 5 मीटर की। अब अपनी लेंथ कितनी हो गई, मान लो 12 मीटर की हो गई, कितनी हो गई, 12 मीटर की। तो स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन निकालते हैं कि डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 12 - 7 आया, 12 - 7 मीटर का डिफरेंस आया, और पहले कितनी थी, 5 मीटर थी। इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रेन, विकृति। कि भाई चेंज कितना हुआ अपॉन, मतलब इनिशियल पहले लेंथ कितनी थी, दैट्स कॉल्ड द विकृति। तो भैया ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यूनिट तो बची नहीं, यूनिट तो बची नहीं। तो याद रखना यूनिट लेस होती है स्ट्रेन, विकृति इज द यूनिट लेस क्वांटिटी। विकृति की कोई मात्रक नहीं होता। और ऐसे में आपको एक बात और बता दूं, आपेक्षिक घनत्व नाम से आपने एक चीज सुनी होगी, आपेक्षिक घनत्व। दो चीजें याद रखो, एक तो स्ट्रेन विकृति और एक आपेक्षिक घनत्व। क्या होती है ये, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व का भी
कोई माई बाप नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता। तो आपेक्षिक घनत्व 1 और दूसरा कौन, विकृति 2। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना, जिनका कोई मात्रक, कोई यूनिट नहीं होती। दीज क्वांटिटीज आर यूनिटलेस। इनकी कोई मात्रक विहीन या यूनिटलेस होती है। कौन, विकृति। और रिलेटिव डेंसिटी का भी अक्सर एग्जाम में बहुत सवाल आता है। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व को। दो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो एक का ऊपर और दूसरे का डिवाइड करेंगे तो दोनों घनत्व की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। रेशियो तो है ये दोनों चीजें। तो विकृति भी क्या होती है, इट्स अ कांस्टेंट रेशियो, और रिलेटिव डेंसिटी भी क्या होती है, इट्स अ कांस्टेंट रेशियो, स्थिरांक होता है एक। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये रहा आपका 266 नंबर का सवाल। पढ़िए और बताइए क्या मैच खाता है। मैच लिस्ट 1 में है क्वांटिटी और लिस्ट 2 में है यूनिट्स। मैच कराना है। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड। सूची 1 राशि को सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए। बताइए 4 ये हैं और 4 ये हैं। ऊर्जा किस में नापते हैं, ऊर्जा हम जानते हैं ऊर्जा जूल में चलती है, अर्ग में चलती है, कैलोरी में चलती है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट 4 पर, तो डी में तो आ गया क्या, 4। दाब, प्रेशर अभी अभी तो बताया था मैंने, पास्कल में नापते हैं, तो प्रेशर कहां चला गया, दाब पर, तो इसके लिए क्या बन गया 3। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य एक डिस्टेंस है, दूरी है, जिसको एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। और याद रखना एंगस्ट्रॉम को लिखते हैं ऐसे, एंगस्ट्रॉम कैसे लिखते हैं, ऐसे। और एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, छोटी दूरी का, डिस्टेंस का छोटा मात्रक है 10⁻⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और उच्च वेग, हाई स्पीड जो ये चलते हैं ना, ये सुपरसोनिक विमान, जेट फ्लाइट्स जो होती हैं, या अपनी डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स होती हैं, तो वो कितनी स्पीड से चलती है, तो वायुयानों की चाल ज्ञात करने में, टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द फ्लाइट्स, एयर फ्लाइट्स, वायुयानों की चाल ज्ञात करने में मैक नंबर का उपयोग होता है, मैक संख्या का उपयोग होता है। तो मैक क्या है, उच्च वेग को रिप्रेजेंट करती है, वायुयानों की चाल को, एयरक्राफ्ट्स की चाल को, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक की चाल स्पीड बताती है कौन, मैक नंबर। तो ये आ गया इसमें और ये इसमें आ गया इसमें। तो ये तो सीधे सीधे लिखे हुए, कोई मिसमैच है ही नहीं है। तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका 266 नंबर, 266 नंबर का सवाल आपके सामने। उच्च वेग को मैक में मापते हैं, वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, प्रेशर दाब को पास्कल में नापते हैं, और ऊर्जा एनर्जी को जूल में नापते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। फिर से वही सेम है, भौतिक राशियां दी हुई हैं, क्वांटिटीज, और इधर यूनिट्स दी हुई हैं, उनको मैच कराना है और चेक करना है कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए त्वरण अभी आ गया, मैंने बताया था त्वरण को किस में नापते हैं, बल को। देखो साफ साफ दिख रहा है, फोर्स, बल और न्यूटन। तो इसमें तो क्या आ गया 3, बल तो आ गया 3 कि भाई फोर्स की इकाई न्यूटन होती है। और क्या दिख रहा है, जूल दिख रहा है। कृत कार्य, कार्य कार्य वर्क कर रहा है भाई, कार्य आ गया, कार्य, कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो इसमें चला गया 1। त्वरण मैंने अभी भी बताया था आपको, त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें क्या आ गया 4, और बचा हुआ क्या आएगा 2। आवेग, आवेग क्या होता है, आवेग होता है F इंटू टी, F इंटू टी, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। बल गुना समय कहलाता है इंपल्स आवेग, और बल क्या होता है न्यूटन, और समय क्या होता है सेकंड। तो इसकी इकाई, इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन सेकंड, F इंटू टी। तो 2 आ गया इसमें। तो चेक कर लीजिए कौन सा सही आंसर बनेगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये गया करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 4। ए में 4 त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी में 3 बल आ गया न्यूटन में, फोर्स आ गया न्यूटन में, सी 1, सी मतलब वर्क डन किस में आ गया जूल में, और इंपल्स किस में आ गया न्यूटन सेकंड मतलब 2। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, बहुत ज्यादा योगदान रहता है राशि मात्रकों का, क्वांटिटी यूनिट्स का, इन मतलब किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम, किसी प्रकार के एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, और ये रहा आपका 268 नंबर का सवाल। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? पिको का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है, या 10⁻⁹ होता है, या 10⁻12 होता है, या 10⁻15 होता है? क्या होता है पिको? जल्दी से बता दीजिए पिको। तो देखो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। फेम्टो या इसको फर्मी नाम भी दिया जाता है, और एटो, ऐसे चलते हैं ये होता है 10⁻⁻1, -2 को कहते हैं सेंटी। आता है ना सेंटीमीटर, 100 का भाग लगाओ मीटर के लिए, तो देखो -2 आ रहा है। मिली, मिली क्या होता है? 10⁻³ मिलीमीटर। माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, पिको 3 का डिफरेंस है, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। तो देख लो पिको की बात कर रहा है। अक्सर एग्जाम में नैनो और पिको दोनों आते हैं, पिको की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 10⁻12 ग्राम। पिको का मतलब 10⁻12, 10 की घात -12, तो 1 पिकोग्राम मतलब 10 की घात -12 ग्राम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा 269 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल्स रेंजेस बिटवीन, नैनो कण का आकार निम्न में से किसके बीच का होता है? 100 nm to 1000 nm, 0.1 nm to 1 nm, 1 nm to 100 nm, या 0.01 nm to 0.1 nm। अब देखो, ये तो अपन समझ गए कि n का मतलब होता है नैनो, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। वो तो ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है नैनो पार्टिकल्स। नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी, नैनो तकनीक, उसके अंदर जो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं कार्बन वगैरह के, वो पार्टिकल्स कौन सी साइज के हो रहे हैं, ये जानना चाह रहा है वो। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? नैनो पार्टिकल्स। अगर आपने थोड़ा पहले पढ़ा होगा तो ही शायद आप इसका आंसर दे पाओगे, अन्यथा नहीं है संभव। कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब याद रखना, 1 nm to 100 nm, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक की रेंज के शेप के जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज द नैनो पार्टिकल्स। नैनो कण कहा जाता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। 1 से 100 याद रखा करो, 1 से 100 नैनो, 1 से 100 नैनो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 270। पढ़िए क्या कह रहा है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं। रदरफोर्ड, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लेवोशियर, ऑप्शन डी सीवी रमन। आप जानते ही हो, याद रखना तीनों के, जैसे जंतु विज्ञान का पूछता है ना, रसायन विज्ञान का पूछता है, और फिजिक्स का पूछता है। फिजिक्स में नॉर्मली आइंस्टीन चलते हैं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से याद रखना आप। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी इज द लेवोशियर इज द करेक्ट आंसर। लेवोशियर को रासायनिक शास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोशियर। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 271 271। ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं? एटम्स विच हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। बताइए। आइसोटॉप्स समस्थानिक, आइसोबार्स समदाबिक, आइसोमर्स समअवयवी, आइसोटॉन्स समन्यूट्रॉनिक। अब दाब का तो कोई मतलब है नहीं है, समदाब से तो क्या लेना देना है, समान अवयव से भी क्या लेना देना है। आइसोमर्स तो अलग चीज हो गई। आइसोमर्स तो वो होते हैं सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन में होते हैं ना कि लॉन्ग चेन की ब्रांच बनी हुई है। अब बच्चा समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक। अब देखो वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न। अब सम न्यूट्रॉनिक थोड़ा होगा, सम न्यूट्रॉनिक का तो मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है। तो यहां तो सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक गलत, वो तो न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न बता रहा है। आंसर इज ऑप्शन ए आइसोटॉप्स। देखो दो परिभाषाएं बनती हैं, समान परमाणु क्रमांक सेम एटॉमिक नंबर एवं भिन्न परमाणु भार एटॉमिक वेट। सेम एटॉमिक नंबर बट
डिफरेंट एटॉमिक वेट। और दूसरी परिभाषा जो लिखी हुई है सामने, ये समान प्रोटॉनों की संख्या, समान प्रोटॉनों की संख्या एवं भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या, भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या। ये दोनों ही परिभाषा बनती हैं किसकी? आइसोटॉप्स की। फॉर एग्जांपल बताता हूं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। पहले तो ये डेफिनेशन देखो जो क्वेश्चन में दे रखी है, समान प्रोटॉनों की संख्या। जो नीचे लिखा हुआ था वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो ही प्रोटॉनों की संख्या और वो ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखो तीनों में प्रोटॉन 1 1 1, तो तीनों का प्रोटॉनों की संख्या क्या आ गई? समान। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो यहां पर न्यूट्रॉन 1 - 1 0, यहां पर न्यूट्रॉन 2 - 1 1, यहां पर न्यूट्रॉन 3 - 1 2। तो तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो गई और प्रोटॉनों की संख्या समान। या फिर वो डेफिनेशन लगा लो, समान परमाणु क्रमांक, नीचे क्या लिखा रहता है? एटॉमिक नंबर। देखो तीनों का समान है 1 1 1, और परमाणु भार भिन्न भिन्न, देखो ऊपर क्या है? 1 2 3। एटॉमिक वेट क्या है? तीनों का अलग अलग है। तो ये दोनों ही डेफिनेशन सत्यापित होती हैं किसके लिए? समस्थानिक के लिए, आइसोटॉप्स के लिए। ये था आपका 271 क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपका 272। धीरे धीरे हौले हौले पढ़ना, थोड़ा सा बड़ा सवाल है। आणविक संरचना के बारे में निम्न में से कौन कौन सा कथन सही है? विच इज करेक्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर? ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का मतलब याद रखना नाभिक। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हिंदी में? नाभिक भी कहते हैं, परमाणु का नाभिक। न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में, नाभिक में होते हैं, तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन डी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन रोटेट्स अराउंड इट। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इन न्यूक्लियस एंड न्यूट्रॉन रोटेट्स अराउंड इट। Proton and neutron are in nucleus and electron rotates around it. Proton, neutron and electrons are the present in nucleus. Nucleus, 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 proton, proton, electron, neutron। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, सिंपल सी बात है। जो अपन को आता है पहले वो लगा लो, फिर मैच करा लेंगे, काम खत्म। हमको पता है, हम क्या जानते हैं कि जो अपना न्यूक्लियस होता है और इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? तो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ना, वो तो लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, और अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर चक्कर कौन लगाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो पहले में तो कह रहा है प्रोटॉन इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत। दूसरा बोल रहा है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये भी हो गया गलत, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, बिल्कुल सही। तो पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस, करेक्ट आंसर इज द सी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। और ये क्या कह रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सभी नाभिक में होते हैं? नहीं भैया नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। तो डी गलत। करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी। इतना बड़ा बड़ा सा पेचीदा सा सवाल था और था कुछ भी नहीं, 10 सेकंड का सवाल था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बैठे रहते हैं, नाभिक में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कक्षाओं में, दीर्घ वृत्ताकार में कक्षाओं में क्या करते हैं? बड़ी बड़ी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये था आपका 272 272 नंबर का सवाल। चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, पढ़ते हैं क्या कहता है 273 नंबर का सवाल। नीला थोता कहलाता है, ब्लू विट्रियोल इज कॉल्ड। नीला थोता किसे कहते हैं? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या सभी को? फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या सभी को? देखो, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2O। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O। अब देखो, सल्फेट को SO4 जो होता है ना, सल्फर जो होता है, सल्फेट जो बनता है SO4, इसको कहते हैं थोथा, या इसे कहते हैं कसीस।
और इंग्लिश में कहते हैं विट्रियोल, विट्रियोल। अब देखो जब ये सल्फेट आयरन से रिएक्शन करेगा तो कलर आएगा ग्रीन, इसे कहते हैं हरा थोथा, हरा थोथा। हरे का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन विट्रियोल। और जब कॉपर जब सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो बनेगा कॉपर सल्फेट, इससे आता है रंग ब्लू, ब्लू विट्रियोल, इसको कहते हैं नीला थोथा या नीला कसीस। और जिंक से कलर आता है सफेद, व्हाइट, इसे कहते हैं सफेद थोथा या सफेद कसीस। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, नीला थोथा पूछा है, ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से नीला रंग आता है, आयरन सल्फेट से हरा रंग आता है, जिंक सल्फेट से व्हाइट सफेद रंग आता है। क्लियर है, फॉर्मूले भी याद रखना, एग्जाम में अक्सर पूछे हुए सवाल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, सेकंड लास्ट आज का 274। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट, इन चारों में सबसे भारी कौन है, कैल्शियम, सोना, पारा, यूरेनियम। बताइए क्या इसका सही जवाब होगा आपके मायने में, अगर आपको आता है तो बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, क्या इसका सही आंसर होगा। मरकरी, पारा, गोल्ड, सोना, कैल्शियम और यूरेनियम, इन चारों में भारी कौन होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं यूरेनियम कितना होता है, यूरेनियम 92 पर आता है, यूरेनियम 238, 238 इतना परमाणु भार जाता है इसका यूरेनियम का। 235 अलग अलग समस्थानिक होते हैं, 234, 235, 238 आइसोटॉप्स अलग अलग होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम तो कहाँ 20 परमाणु क्रमांक होता है, 40 जाएगा। गोल्ड 79 होता है। पारा मरकरी 20 से ऊपर चला गया 82 पर, लेकिन हाईएस्ट कौन जा रहा है इस पे, 92 पे यूरेनियम जा रहा है। तो इन चारों में भार किसका ज़्यादा रहेगा, तो वैसे ही पता चल रहा है यूरेनियम जो है इनमें हैवीएस्ट मेटल रहेगा, इनके अंदर एलिमेंट रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यूरेनियम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चलें आगे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा आपका अगला सवाल, आज की क्लास का अंतिम सवाल। 275 नंबर का सवाल है, 275। जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। चलिए, जिप्सम किसे कहते हैं, जिप्सम सॉल्ट होता है, ये जिप्सम लवण होता है, और ये क्या होता है अपना कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और इसके पास में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, हाइड्रेट होता है, ये हाइड्रेट होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स H2O के होते हैं। अब जिप्सम को अगर आप गर्म करोगे, हीट करोगे, कब तक, जब तक कि उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाएं, और कितने मॉलिक्यूल्स बचेंगे, हाफ H2O, तो ये कहलाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये तो कहलाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और इसे क्या कहते हैं पता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ को कहते हैं हेमी, हेमी H2O मतलब हाइड्रेट, तो ये तो कहलाता है कैल्शियम सल्फेट, ये कहलाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O जल, हेमी मतलब आधा। तो कैल्शियम सल्फेट तो होता है जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम लवण। अगर उसको आप इतना गर्म करो कि जितना उसमें से 1.5 मॉलिक्यूल्स, 1.5 अणु उड़ के भाग जाएं, आधा अणु उसमें बचे, तो CaSO4 हाफ H2O को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, जिसको नाम बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इज द करेक्ट आंसर इज व्हाट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या रहेगा फॉर्मूला POP का, CaSO4 हाफ H2O। तो ये थे 275 नंबर का आज की क्लास का, इस सीरीज का अपना 11वीं टेस्ट सीरीज जो चल रही थी, इसका क्वेश्चन नंबर कितना, 275, मतलब कि 25वें नंबर का क्वेश्चन। तो 11 टेस्ट सीरीज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी टेस्ट सीरीज आपको लगातार दिन ब दिन मिलती रहेंगी। अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। मिलते हैं नए महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित क्वेश्चनों के साथ अगली सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।